बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वसंत भाग 1 का पाठ 17 सांस सांस में बांस पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 के विद्यार्थियों को। और ये पाठ जो है वो एलेक्स एम जॉर्ज का लिखा हुआ है, जिसमें बांस की महत्ता, बांस जो पेड़ होता है उसकी महत्ता, उसकी आवश्यकता, उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, कहाँ कहाँ हम उसकी ज़रूरत महसूस करते हैं और उससे किन किन लोगों को फ़ायदे हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी। तो मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ, आप भी अपनी पुस्तक के साथ तैयार हो जाइए और मैं पाठ को प्रारंभ करती हूँ। और कुछ कठिन शब्दों को मैंने बोर्ड पे लिखा है और बीच में अगर कोई आ गए तो मैं पढ़ाते हुए ही उसे आपको बता दूंगी या समझा दूंगी। तो मैं पाठ प्रारंभ करती हूँ, पढ़ूंगी, फिर उसको आपको समझाऊंगी। तो पाठ 17 सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे, चंग की चंग लंबा। नाम थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा सा लग रहा है, जैसे जादू की छड़ी होती है, हर चीज़ अजीबी सी दिखाई पड़ती है, ठीक वैसे ये नाम भी है। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। अब देखिए, बात को शुरू कर रहे हैं ये यहाँ पर एक जादूगर की बात से। वास्तव में देखा जाए तो इस पाठ में बांस के विभिन्न उपयोग पर ही विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने, जादूगर जो थे, उन्होंने ये कह तो दिया कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन अगर आप मेरी कब्र खोद के देखोगे कुछ नया पाओगे। लोगों ने छठे दिन उनकी कब्र खोदी तो कब्र में से बांस की टोकरियों के कई डिज़ाइन मिले, मतलब उनको देखने को मिले। तो यही वर्णन यहाँ चल रहा है। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। अब ये तो कहावत है, बहुत अच्छे से नहीं इस पर विश्वासपूर्वक कहा जा सकता कि ये सच है कि नहीं है, लेकिन मान्यता है तो सच है। तो मान्यता की बात यहाँ की जा रही है। तो बांस के टोकरी के डिज़ाइन की चीज़ें उसमें मिली उन्हें। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत होता है। अब यहाँ बांस की बात कर रहे हैं कि बांस आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो लंबा सीधा जिससे सीढ़ी बनती है, जिससे बेत की चीज़ें बनती हैं। ये शुरू में कच्चा होता है तो हरा होता है, जिसके ऊपरी सिरे पर एकदम लंबे लंबे पतले पतले से पत्ते की तरह होती है और जो उसकी डंडी होती है वो काफ़ी मोटा होता है। तो मकान जब बनते हैं तो बांस की ज़रूरत लगती है, सीढ़ियों के लिए लगती है, बहुत सारी चीज़ों में बांस की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने पाठ में बताया कि बांस भारत के विभिन्न बहुतायत हिस्सों में पाए जाते हैं, यानी भारत के बहुत सारे जगहों पर बांस की खेती होते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। अब इन्होंने बताया कि भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ के जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य में बांस बहुत मिलते हैं, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। अब इन्होंने कहा कि बांस की चीज़ें, जब बांस बहुत उगता है तो बांस का उपयोग भी किया जाता है, तो वहाँ पर बांस की चीज़ें बनाई जाती हैं। आपने बांस की बेत की कुर्सियाँ देखी होंगी, टेबल देखो, आजकल तो डलियाँ बनती है, डोलची टाइप की चीज़ बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनने लगी। और तो और छोड़िए, ढक्कनदार भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं डलिया वगैरह की तरह। तो इन्होंने बताया कि बांस की चीज़ें बनाने का वहाँ बहुत प्रचलन था, क्योंकि बांस बहुतायत उगता था। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ था, यानी कि प्रत्येक समुदाय के लोग
हर तरह के लोग जो थे बांस का उपयोग करते थे और भरण पोषण में बहुत उपयोग था। मतलब इनसे वो चीज़ें बनाते थे, बाजार में बेचते थे और फिर उनसे जो पैसा कमाते थे उनसे उनका जीवन चलता था। तो भरण पोषण की बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर की जाती थी, जिससे कि उनका घर खर्च चलता था। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। अब यहाँ पर लेखक ने नागालैंड जो जगह है उसकी बात करते हुए कह रहे हैं, देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात कर रहे हैं कि नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। नागालैंड में बांस बहुतायत होता है तो उसकी उपयोगिता तो करनी पड़ती है। उपयोगिता का मतलब जीवन यापन करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बाजार में बेचते हैं और फिर उन चीज़ों से उनका घर खर्च चलता है, यानी घर चलता है। तो भरण पोषण का काम भी होता है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। अब यहाँ पर लेखक ने कहा है कि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो कलात्मक चीज़ों को बनाए। आप लोग भी देखे होंगे, आप लोगों को सिखाया जाता है जो घर की टूटी फूटी चीज़ें हैं उन चीज़ों से कुछ ऐसी कलात्मक चीज़ें बनाइए, चाहे आप उसको ड्राइंग रूम में सजाइए, अपने बेडरूम में सजाइए। तो बहुत सारी चूड़ियों के टुकड़े से, माचिस के डिब्बे से, प्लास्टिक के डिब्बों से पेंसिल बॉक्स बनाना, मैच बॉक्स से तमाम चीज़ें बनाना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं जो कलात्मक चीज़ें कहलाएंगी, जिसमें आप कुछ डिज़ाइन करके उसका रूप बदल के कोई उपयोगी वस्तु बना लीजिए। तो ये कहा गया है। तो इन्होंने कहा कि इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। यानी बांस का उपयोग हम उस ज़माने से करते हैं जब हमने थोड़ी भी कला की चीज़ें सीखी, कुछ भी सीखा, कुछ भी जाना, तो हम तब से बांस का उपयोग करते चले आ रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। अब जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बनी, बांस की चीज़ों से हमें कुछ कुछ चीज़ें बनाए, चटाइयाँ बनी, जो भी हमें जब आवश्यकता लगी और बांस बहुतायत होता था तो लोगों ने क्या किया, उसी को उपयोग करके कोशिश की, चीज़ें बन गई, चल निकली तो प्रसिद्धि मिल गई। तो धीरे धीरे उसमें उन्होंने बदलाव किया और आज के दौर में तो बहुत बदलाव हो रहा है, बहुत सारी उपयोग की चीज़ें बन जा रही हैं। तो इन्होंने बताया कि बदलाव होते गए और चीज़ें बनाना लोग सीखते गए। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ी, जैसे जैसे हमारे ज़रूरत की चीज़ों की आवश्यकता हमने महसूस की, वैसे वैसे हमने खोज की बांस का उपयोग का कि बांस का हम उपयोग किस किस रूप में कर सकते हैं। तमाम ऐसे लोगों ने दिमाग लगाए और चीज़ें बनती गई, बाजार में प्रसिद्ध हो गई, बाजार मिल गया। कहते हैं बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। अब पुराने ज़माने में तो लोग आदिम अवस्था की अगर हम बात करें तो आदिम अवस्था में जब हम थे तो हमें ना तो ढंग से रहने आता था, ना खाने आता था, ना हमें मांस पकाने आता था, ना आग हम जानते थे किसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ती गई, हम भोजन की तलाश में हो गए। अब भोजन तलाश करने गए तो हमें ये तो जरूर कोई एक ऐसा पात्र हो जिसमें हम वो सारी चीज़ें रखें। तो हमें लगा कि क्यों ना हम बांस की उपयोगिता का महत्व बताएं। हाँ, उन्हें लगा कि बांस से चीज़ें बना लेते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे डलियानुमा चीज़ें कहा कि डलियानुमा यानी ऐसे करके आकार की डलियानुमा जो चीज़ थी वो बनाना शुरू किया। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी का आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। अब लोगों का मानना है कि पहले तो लोग पढ़े लिखे इतने होते नहीं थे, लेकिन कलाकारी बहुत थी। अब जब वो अनाज ढूंढने निकले तो उन्हें लगा कि इसे रखने के लिए सामान चाहिए। तो उनके दिमाग में आया कि इस यू के आकार का
कुछ डलिया जैसी चीज़ बनाई जाए, जिस पात्र बन जाए तो उसमें सारी चीज़ों को रख लिया जाएगा। या ये भी हो सकता है कि चिड़िया के घोंसले को आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, कि चिड़िया का घोंसला कितना मजबूत होता है, बिल्कुल कटोरे के आकार का गोल बना हुआ, कसावट होता है, बुनाई, उसमें कोई चीज़ डाल दो तो जल्दी गिरती नहीं है, इतना सुंदर होता है। तो हो सकता है संभवतः उन्हें ऐसा ही लगा हो। बया कहते हैं चिड़िया को, तो क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। अब उन्होंने कहा हो सकता है कभी चिड़िया के घोंसले को देखकर लोगों को ऐसा लगा हो कि इसी आकार का अगर हम अपना कोई पात्र बना लेते, बर्तन बना लेते, तो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता। तो वो ये भी हो सकता है, लोगों ने ये अनुमान लगा, ये भी हो सकता है कि संभवतः यहीं से तरकीब मिली हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब इन्होंने आगे बताया कि बांस की टोकरियों से हम टोकरियां नहीं बना सकते कि डलिया और टोकरी ही बना ले, बल्कि खपच्ची से, खपच्ची कहते हैं पतली पतली पट्टियाँ, बांस को आधे आधा काट के पतली पतली पट्टियाँ बना लेते हैं। और आपने सीढ़ी देखी होगी तो सीढ़ी में दो किनारे सीधे बांस लगते हैं, फिर बांस की पतलियों को, पट्टियों को काटा जाता है और उसमें एक एक छेद करके उस पर रखा, जिस पे आप पाँव रख के चढ़ते हैं। वो चपटी चपटी खपच्ची की तरह होता है, उसी तरह का पट्टी की तरह बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ। आज बिस्तर पे बिछाने के लिए, ज़मीन पे रखने के लिए, ज़मीन पे सोने के लिए चटाइयों की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि उस ज़माने में इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध थी ही नहीं। और बांस अगर बहुतायत था तो उसके पत्तों से, उसकी चीज़ों से, उसकी पट्टियों से काट काट के चटाइयाँ बना के वो बिस्तर की जगह उसका प्रयोग करते थे। तो लोगों के दिमाग में चटाइयाँ आई। बांस की आपने टोपियाँ देखी होगी, आप आसाम साइड में चले जाइए और भी इलाकों में तो वहाँ बड़ी बड़ी टोपियाँ मिलती हैं बांस की। टोकरियाँ तो बनती ही थी, क्योंकि अनाज रखने के लिए उन्हें सबसे पहले आवश्यकता लगी, तो उन्होंने टोकरियाँ बनाई, बर्तन बनाए, फिर बैलगाड़ी बनाई। जब बहुत ज़माने तक वो पैदल चलते रहे तो उन्हें सवारियों की आवश्यकता हुई। जब बैल वगैरह हो गए तो उन्होंने पीछे बैलगाड़ी बनाई, बांस की पट्टियों से बैठने की जगह आकार दे करके ट्रॉली के आकार के जैसा बना के बैलगाड़ी बनाई। फर्नीचर बनते हैं, कुर्सी, मेज, सजावटी सामान भी बांस के बनते हैं। तो तमाम ऐसे जाल बनाए जाते हैं, मकान में प्रयोग होता है, पुल के लिए प्रयोग होता है, खिलौने बनते हैं। यानी कि कहा जाए तो बांस का बहुतायत उपयोग भी है। बहुतायत अगर होता है तो इसका उपयोग भी बहुत है और पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा। तो इन्होंने बताया कि बांस की टोकरियों के अलावा खपच्चियों काट काट के चटाई, टोपियाँ, टोकरी, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान में पुल, सीढ़ियाँ, खिलौने, कुर्सी, मेज, तमाम चीज़ें बनती हैं। तो ये इन्होंने उपयोग के रूप में बताया। अब मैं आगे पढ़ती हूँ। आसाम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। अब इन्होंने बताया, इतनी चीज़ें तो ऊपर इन्होंने बताई ही थी कि बांस की खपच्चियों से चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान तो बनते ही हैं। तमाम चीज़ें, पुल और सीढ़ियाँ, ये मैंने पहले भी बताई आपको बात। तो उन्होंने कहा कि अगर हम और देखें इसकी उपयोगिता, तो असम में एक जाल बनाया जाता है, जिस जाल को लोग, वहाँ के लोग जकाई कहते हैं, और उससे वो मछली पकड़ते हैं। तो पतली पतली पट्टियों से काट काट के जकाई बनाई जाती है जाल की तरह, जिससे मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है। देखिए कैसे पकड़ा जाता है। छोटी मछलियों को अगर पकड़ना है तो पानी की सतह के ऊपर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है।
पहले पानी की सतह पर इसको डाल दिया जाता है, फिर धीरे धीरे इसे खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु के आकार ले ले। शंकु का मतलब जो आप लोगों ने आइसक्रीम का कोन देखा होगा बच्चों, आइसक्रीम का कोन का जो आकार होता है उसी को हम शंकु आकार कहते हैं। तो मुझे मैया कागज के ठोंगे को लेकर, अगर आपने बहुत बार देखा होगा, इस तरीके से गोल करके उपयोग करके अगर बना दिया जाए तो वो जो रहेगा शंकु के आकार का करेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो आप अगर इस चीज़ को ऐसे करके मोड़ दीजिएगा गोल करके, तो इस तरीके से गोल मोड़ने के बाद नीचे कोना पतला हो जाएगा, ऊपर का गोल आकार हो जाएगा चारों, तो आइसक्रीम के कोन की तरह दिखाई पड़ेगा। तो इसे शंकु आकार कहते हैं। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। अब इन्होंने बताया कि जो जकाई है उसका जो आकार है वो आकार कैसा होता है, शंकु के आकार का होता है। शंकु के आकार के कहने का मतलब उसका मुंह का जो सिरा होता है वो अंडे के आकार का अंडाकार होता है, गोल, और नीचे का जो होता है एकदम कोना लिया पतला सा होता है, जिसमें जाली की तरह खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी होती हैं करके, वो सारी गुथी पड़ी होती हैं। इस तरीके से वो जकाई जाल जो बनता है उसका आकार होता है, जिसको कि मछली पकड़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। असम की में ये सारी चीज़ें होती हैं। असम में जकाई जाल से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। उसका आकार मैंने आपको बता दिया। फिर इन्होंने पाठ में आगे कहा कि खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं, यानी कि गोल आकार देकर पतली पतली पट्टियाँ काट काट के रंग बिरंगी करके, रंगों में डुबो के, उनमें रंग चढ़ा के उसमें टोपी का आकार दे दिया जाता है। आसाम के चाय बागानों में चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे। अगर आप आसाम का कहीं चाय बागान का चित्र पाइए और देखिए तो उसमें क्या पाएंगे कि उसमें जो होता है वो ऐसी टोपियाँ पहने रहते हैं, धूप से बचने के लिए चाय बागानों में रहते हैं, और बांस की ही टोकरी, लंबी टोकरी लेके वो पीठ पे ऐसे डाले रहते हैं, जिसमें वो पत्ती तोड़ते हैं और पीछे ऐसे रखते जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे, और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलें। चाय बागानों में एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि चाय बागानों में जो चाय होती है वो प्रायः महिलाएं ही तोड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि बड़े नाजुक हाथों से चाय की पत्तियों की तोड़ी जाती हैं, और उसे तोड़ने के लिए महिलाओं के कोमल हाथ जो होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं। तो ये महिलाएं टोपी तो लगाई ही रहती, साथ ही साथ पीठ पर ये एक डलिया सी रखी रहती है, पीठ पे टांगे रहती हैं, और एक एक पत्ती को तोड़ती हैं और पीछे ऐसे उसी डलिया में डालती चली जाती हैं। तो ये डलिया भी जो होती है वो बांस की ही बनी होती है, जो बहुत प्रसिद्ध है चाय बागानों में। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो चित्रों में तो अवश्य देखा होगा, तो वो आप चित्र में खोल के भी देख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। अब इन्होंने कहा कि जुलाई से अक्टूबर तक जब वर्षा खूब घनघोर होती है तो लोगों के पास बाहर का काम कुछ नहीं होता है। उनको बाहर निकल के काम करने का, पानी के कारण ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो इन्होंने कहा कि जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, तो ऐसे समय में वहाँ के लोग अपना खाली वक्त कुछ उपयोगी चीज़ें बना के गुजारते हैं, कि कुछ ऐसी चीज़ें बना ली जाएं जो बारिश के बाद अगर वो काम पर जाए तो उन सब चीज़ों में उपयोगी हों। तो अपना खाली वक्त अपना बिताते थे, तमाम बांस को इकट्ठा करके
सही वक्त पर चीज़ों को बनाना, रंगना, सुखाना वगैरह। कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त था। अब वो खाली समय कोई और काम नहीं हो सकता था तो जंगल से बांस इकट्ठा करते और उनसे चीज़ें बनाते। आम तौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते। बूढ़े बांस सख्त होते हैं। अब इन्होंने देखिए 2 अलग अलग चीज़ें बताई हैं। एक इन्होंने कहा कि आम तौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते, यानी कि जो बांस का पेड़ 1 से 3 साल तक की उम्र का हो गया है वो उसे ही उपयोग में लाते, क्योंकि उसमें लचक होती है, उसमें एक मुलायमपन होता है, तो कोई भी आकार देकर उसे मोड़ सकते हैं। उससे बड़े बांस को वो बूढ़ा बांस कहते थे। वो सख्त होते हैं, जरा सी मोड़ने पर टूट जाएंगे। तो इन्होंने कहा बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। अब बूढ़ा बांस है यानी को लकड़ी सूख चुकी है बांस की, और अगर उसे हम मोड़ेंगे, कोई आकार देंगे, गोलाकार मोड़ेंगे या किसी और काम के कोई कुर्सी, मेज या कोई और चीज़ बनाने के लिए उसे मोड़ना चाहें तो वो खट से टूट जाएगा, सूखा बांस है। लेकिन हरा बांस जो होता है 1 से 3 साल की उम्र वाला बांस जो होता है वो सूखा नहीं होता, तो उसे आसानी से मोड़ के कोई भी आकार दे करके उसे सुंदर ढंग से बनाया जा सकता है, तो ये टूटता नहीं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। अब बांस में से जो पतली पतली पत्तियां निकली होती हैं, जो तमाम पतली पतली शाखाएं ऊपर के हिस्से में, बांस नीचे से बिल्कुल खाली होता है, ऊपरी हिस्से पर होता है, तो वो शाखाएं काट दी जाती हैं, पत्तियां अलग कर दी जाती हैं, साफ सुथरा कर लिया जाता है। जो गांठें बनी होती हैं उनको काट के बिल्कुल चिकना कर दिया जाता है ताकि वो हाथ में न लगे। तो बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। अब इन्होंने कहा कि बांस का चुनाव भी करना बहुत कठिन है। बांस का चुनाव करने के लिए उन्हें देखना पड़ता है कि जिन बांसों में, कुछ बांसों में नज़दीक नज़दीक गांठें होती हैं, एक एक मोटी मोटी चीज़ें बनी होती हैं, गांठ की तरह होती है इतने इतनी दूरी पर, और कुछ होते हैं उसमें काफ़ी दूरी होती है। तो जिसमें दूर होगा उसके टुकड़े को लेकर हम कुछ भी बना सकते हैं। तो यही कहा है कि बांस में जहाँ गांठें होती हैं, वो गांठें जिसमें दूर दूर होती हैं, वो बांस जो होता है ज़्यादा उपयोगी होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। उसकी बड़ी बड़ी गांठों को निकाल कर, चिकना करके, काट के किसी रूप में मोड़ कर उसे बनाया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे ही बांस का चुनाव करना चाहिए जिसमें कि गांठें दूर दूर हों। दाव यानी चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। अब बांस साधारण चीज़ों से काटा नहीं जा सकता। बांस काटने का जो चाकू होता है वो भी बिल्कुल अलग ढंग का होता है, जिसका नाम है दाव। अब दाव का आकार कैसा होता है? बिल्कुल चंद्रमा के आकार का चौड़ा सा होता हुआ, एकदम चौड़ा सा होता है। उसे वो क्या करते, चांद के आकार का कहिए, चंद्रमा के आकार का, और बिल्कुल ऐसे होता है गोल सा मुठिया लगा, जिससे वो क्या करते हैं, बांस की छिलाई करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, साफ करते हैं, उसकी शाखाओं को काटते हैं, गांठों को छोटा करते हैं, गांठों को चिकना करते हैं ताकि वो चोट ना लगे उससे, और फिर उसी दाव से, चाकू से काट के वे खपच्चियाँ बनाकर पतले पतले पट्टियों की तरह बांस की निकाल लेते हैं, बांस की पट्टियाँ बना लेते हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है, यानी कि उन्हें ये दिमाग में क्या बनाना है ये सोचकर वो क्या करते हैं कि खपच्चियों की एक लंबाई माप बना लेते हैं कि इतना लंबा हम खपच्ची काटेंगे, इतनी लंबी पट्टी हमें चाहिए। वो आधार बनाकर वो किसी चीज़ से निशान लगा देते हैं, और फिर निशान लगाने के बाद वो वहाँ पर उसको काटते जाते हैं। मसलन शब्द का मतलब होता है बच्चा उदाहरण के लिए। तो बच्चों आप ये ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह पाठ में ये लिखा हुआ पाते हैं मसलन,
कहने का हम लोग बोलते हैं ना उदाहरण के लिए, तो ये उदाहरण के लिए जो कहा जाता है उसी के लिए मसलन शब्द का प्रयोग होता है। तो यही कहा है, मसलन आसन जैसी चीज़ें, छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। अब इन्होंने कहा कि अगर हमें आसनी बनानी है, बैठने के लिए आसनी बनानी हो, तो हम अगर दूर दूर वाली गांठ के बांस हैं तो हम क्या करें कि उस दूर दूर वाले हिस्से को ही गांठ गांठ पर से काट दें और काट के उसकी पतली पतली पट्टियां बना लें। पट्टियां बनाकर हम उन पट्टियों को चटाई के आकार से एक के ऊपर एक फंसाते चले जाएंगे और दूसरी तरफ से दूसरे को क्रॉस करके तो धीरे धीरे वो चिपक जाएगा और किनारों पर कोई चीज़ लगा के, पट्टी वगैरह लगा के उसे हम कस दें तो बैठने के लिए आसन या आसनी जैसी चीज़ भी तैयार हो जाएगी। तो कहा इन्होंने कि मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाए। गठान वही जो एक छोटी छोटी गांठें होती हैं एक एक जगह पर, गठान उसे कभी काटा जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3-4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाएं। अब इन्होंने कहा कि अगर हमें बैठने की कोई चीज़ बनानी है तो हम एक एक गांठ के बराबर की खपच्चियाँ ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बड़ी चीज़ बनानी है, कोई बड़ा आकार देना है, तब हमें क्या करना होगा? तब हमें करना होगा कि 3 से 4 गांठों को छील के चिकना करके बराबर करके एक जैसा समान कर देंगे। फिर हम उसके टुकड़े बनाएंगे और टुकड़ों से हम पतली पतली खपच्चियाँ तब काटेंगे, पतली पतली पट्टियाँ काटेंगे। तो ये कहा है कि जैसी चीज़ बनानी हो वैसी चीज़ के लिए हमें उसी तरह के आकार के बांस की खपच्चियाँ चाहिए होती हैं। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाए यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। अब इन्होंने कहा कि अगर हमें क्या बनाना है, कैसा आकार देना है, कितना बड़ा बनाना है, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा और उसी के आधार से हम बांस में निशान लगाएंगे और निशान लगा के कि कितनी कितनी बड़ी खपच्चियाँ हमें चाहिए, उतनी उतनी गठानों को जोड़कर हम निशान लगाएंगे। फिर दाव चाकू से उसे काटेंगे, उसकी खपच्चियाँ निकालेंगे, उसे आकार देंगे। तो ये आधारित होता हमारी बनने वाली चीज़ पर कि हमें कौन सी चीज़ बनानी है, हमें क्या बनाना है, कौन सी चीज़ है, कितनी बड़ी है, उसी हिसाब का हमें बांस काटना होगा। आम तौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। अब आम तौर पर उन्होंने कहा कि खपच्चियों की जो चौड़ाई होती है वो हमें 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। अब 1 इंच बच्चों इससे ज़्यादा नहीं हो, देखिए ये आपको मैं दिखा रही हूँ, इतनी यानी इतने हिस्से, इससे ज़्यादा अगर हम रखेंगे तो वो मुड़ेगा नहीं, मोड़ने में कठिनाई होगी। तो इन्होंने कहा कि हमको बहुत मोटी मोटी खपच्चियाँ नहीं काटनी होती है। पहले हम बांस को आधा हाथ काटते हैं, फिर उसके 3 टुकड़े कर देते हैं पतले पतले, 3 टुकड़े लंबे लंबे कर लेंगे तो उसकी खपच्चियाँ पतली पतली कटती जाएंगी। तो कहा इन्होंने कि आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। चौड़ी खपच्चियों को हम मोड़ नहीं सकते, कठिन है मोड़ना। तो जब मोड़ नहीं सकते तो वो चीज़ें बनेंगी कैसे? जिसमें लचक नहीं होगी वो मुड़ेगा नहीं, और मुड़ेगा नहीं तो फिर हमारे लिए आसान नहीं होगा कर पाना। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। तो चौड़ी खपच्चियों का हमें कोई काम नहीं है, हम इसके लिए पतली पतली खपच्चियाँ, पतली पतली पट्टियाँ, फर्रियाँ काटेंगे। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं, वही जो मैंने आपको समझाया कि मोटी काटेंगे तो मुड़ेगी नहीं, और पतली होगी तो वो आसानी से उसमें लचक होगी। लचक होगी तो उसको रस्सी के सहारे हम उसको मोड़कर एक गोल आकार वगैरह दे सकते हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है, यानी खपच्चियाँ चीरना बहुत कठिन काम है, बहुत आसान नहीं है। अभ्यास से उसे सीखा जा सकता है। धीरे धीरे करके अभ्यास के माध्यम से हमें खपच्चियाँ पतली पतली करके काटनी होती हैं। तो ये कहा है उस्तादी का काम है। उस्ताद मतलब होता गुरु,
यानी जिसको बहुत ज्ञान हो, जिसको बहुत अच्छा अभ्यास हो। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं, यानी कि बड़े अनुभव से अगर ये काम किया जाए तो उस अनुभव के आधार से काम करने पर ही हम सारी खपच्चियों की मोटाई एक बराबर रख सकते हैं। अन्यथा कोई छोटी कोई मोटी, हमें निशान लगाए बिना भी अभ्यास से भी ये काम हम सीख सकते हैं, अभ्यास द्वारा भी ये काम हम सीख सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचें कि ये करना बहुत आसान है, सबकी मोटाई बराबर हो, सबकी लंबाई बराबर हो, तो इतना आसान नहीं है। बहुत कलाकारी का काम है, उस्तादी का काम मतलब कलाकारी। अगर आप बहुत निपुण हैं तो ही आप चाकू के सहारे उस बांस की खपच्चियों को एक बराबर, एक लंबाई, एक मोटाई का काट सकते हैं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। अब इन्होंने कहा कि इस हुनर को सीखने में आसान नहीं है कि बहुत आसानी से सीख सकते हैं, इसको सीखने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन बहुत मेहनत का काम है। यानी कि इन सब जगहों पे जहाँ बांस बहुत होता है वहाँ भरण पोषण का जो साधन है वो बांस ही होता है। उन्हीं से चीज़ें बनाना, उन्हीं को घर के उपयोग में लाना, उन्हीं को सामान बनाकर बेचना, पैसे कमाना, ये सारा कुछ है। लेकिन बहुत कठिन काम है। बांस का पेड़ इतनी आसानी से नहीं काटा जा सकता। उसको काटने के लिए जो चाकू होती है वो एकदम खास होती है। जहाँ कहीं हम इसको जाल के रूप में प्रयोग करते हैं, जकाई आसाम में, तो उसके बनाने का में भी एक कलाकारी है। तो यहाँ पर पाठ में यही बताया गया है कि बहुत कलाकारी के माध्यम से इस बांस की उपयोगिता हम बढ़ाते हैं, उपयोग में लाते हैं, घरों के उपयोग में, व्यापार के उपयोग में, कमाने खाने के रूप में। जबकि जब प्रारंभ हुआ ये बांसों का उपयोग तो अनाज बटोरने के माध्यम से दिमाग में लोगों के आया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी आवश्यकता बढ़ी उन्होंने एक नई चीज़ों का निर्माण करना सीखा और उनकी उस्तादी थी कि उसे बड़ी कलाकारी से काटते, बनाते और चीज़ों को बनाते। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों। अब मैं पाठ एक जो 120 का अंतिम पैराग्राफ है उसको मैं इससे अगले वाले वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो मिलती हूँ आपको पाठ के अगले अंश को लेकर इसके बाद फिर पुनः एक नए वीडियो में।